मसीही का तमाम ये संबोधि माल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। हफ्ते के आखिरी मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है। आखिरी मनी सेंट्रल है, लेकिन आज खबरें बहुत सारी हैं। आज का झटपट बेहद खास है। आज की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर अदानी समूह है। अदानी समूह में अब मोटे तौर पर दो तरीके की खबरें आने लगी हैं। पहली खबर यह है कि समूह अपने कर्ज अदायगी के लिए तैयारी कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, कर्ज को धीमा करने की, हल्का करने की सारी कवायद कर रहा है। और दूसरी तरफ खबर यह है कि भाई खर्चे कम करो, नई बिड मत लगाओ, नए प्रोजेक्ट मत लो। तो अब मोटे तौर पर ये दो तरीके की खबरें आने लगी हैं। हाँ, जांच को लेकर, कोर्ट से लेकर जो खबरें आएंगी वो तो लगातार आती रहेंगी, लेकिन अब मोटे तौर पर समूह की तरफ से अगर आप देखें तो ये दो तरीके की खबरें हैं। आज इन दोनों ही खबरों का हम विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा दिन की सबसे बड़ी खबरों के लिए और कौन सी खबरें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, उसके लिए आप देखिए ऑन द शो। शुरुआत होगी आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर से जो ट्राई की तरफ से आई है। टेली मार्केटिंग कंपनियों पर लगेगी लगाम। तैयारी कर रहा है ट्राई। कैसे तैयारी कर रहा है, क्या कहा है कंपनियों से, ये जानेंगे। वोडाफोन में और हिस्सेदारी खरीदेगी सरकार, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। गो फर्स्ट एयरलाइंस की क्या है मुश्किलें, यहां पायलट्स को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। मुश्किलें गहरी हैं, ये समझेंगे। बॉन्ड बाजार के जरिए एचडीएफसी ने जुटाए 25,000 करोड़ रुपए। यह अब तक का भारत का, देश का सबसे बड़ा बॉन्ड ऑक्शन था। क्यों जुटाए गए, क्या पीछे की कहानी है, यह जानेंगे। देश में घट गया सोने का आयात। जनवरी में देश में सोने के आयात में तेज गिरावट आई है। क्यों नहीं आयात हुआ सोना? मांग कम थी, महंगा था सोना, या कोई और वजह थी? वजह कोई और थी। क्या वजह थी, यह आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। और सबसे बड़ी खबर तो अदानी समूह एक बार होगा। कर्ज घटाने के लिए नई कोशिशें हुई शुरू। कौन सी कोशिशें हैं, कहां वो कोशिशें हैं, ये सब कुछ आज बताएंगे आपको। लेकिन क्या आप भी फोन पर आने वाली टेली मार्केटिंग कंपनियों की कॉल से परेशान हैं? आपको भी उलझन लगती है इससे? आने वाले दिनों पर इनमें लगाम लगाने की तैयारी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि टेलीकॉम नियामक ट्राई ने टेली मार्केटिंग कंपनियों पर सख्ती दिखाते हुए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यह बोला है कि इस तरीके की कॉल्स और संदेश पर रोक लगे, ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार कीजिए। सर, क्या कहा ट्राई ने और कैसे लगेगी ये रोक? शुभम, ये टेलीमार्केटिंग कंपनियों की तरफ से आने वाली कॉल टेलीमार्केटिंग कंपनियों की कॉल नहीं है। इसमें अब टीआरआई ने सीधे तौर पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स की गर्दन पकड़ी है, क्योंकि ये सारा काम टेलीकॉम ऑपरेटर्स मिलकर करते हैं। आपके पास दो तरीके की कॉल आती हैं। एक कॉल वो आती हैं जो किसी मार्केटिंग कंपनी से मार्केटिंग नंबर से आती हैं, और दर्जनों और असंख्य मैसेज और कॉल सामान्य रेगुलर मोबाइल फ़ोन नंबर से आते हैं। उसमें स्पैमर्स भी हैं जो आपका डेटा चुराने की कोशिश करते हैं। इस तरीके के मैसेज आते हैं। जब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि जो स्पैमर्स की तरफ से आने वाले शॉर्ट मैसेजेस हैं, जिनके जरिए आपके खाते से पैसा गायब हो जाता है, जिनके जरिए आपको केवाईसी भरने की छूट की बात कहा जाता है, ये सारे मैसेजेस या इस तरीके की कॉल्स बंद कर दी जाएं। टेलीकॉम कंपनियों का तर्क रहता है कि इसमें बहुत सारे जेन्युइन मैसेजेस भी हैं, ओटीपी के मैसेजेस भी हैं जो बैंक अपने मैसेजेस देते हैं। तो इस चादर के पीछे टेलीकॉम कंपनियां ये पूरा टेली मार्केटिंग का जो बिजनेस है उसे एक तरीके से चलने देती हैं, क्योंकि उससे उनको बिजनेस मिलता है। बल्क एसएमएस का एक पूरा बिजनेस है भारत में, जो बल्क एसएमएसिंग का, जिसका फायदा कंपनियों को होता है। टीआरआई ने इसके बाद अब काफ़ी सख्ती की है। जो ताजी खबर है वो ये कि टेलीकॉम मार्केटिंग कंपनियों ने, टीआरआई ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि प्राइवेट नंबर से, रेगुलर नंबर से आने वाले कोई भी एसएमएस और कोई भी कॉल पूरी तरह बंद कर दिए जाएं। सिर्फ वही एसएमएस आएंगे जिनके पीछे एडी या किसी कंपनी या बैंक की सूचना लगी हुई होगी। और दूसरी चीज़ उन्हें ध्यान रखना होगा कि प्राइवेट नंबर से आने वाली जो भी मार्केटिंग कॉल्स हैं उन्हें जारी ना किया जाए। टेलीकॉम कंपनियां इस सख्ती का क्या जवाब देती हैं? अभी तक भारत में टेलीकॉम कंपनियां इस तरीके की पारदर्शिता को इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में हिचकती बचती रही है, क्योंकि इसमें उनके बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं। व्हाट्सएप आने के बाद अब ये समस्या व्हाट्सएप पे भी आना शुरू हो गई है कि दिन भर में आपके पास कम से कम 15, 20, 25 व्हाट्सएप मैसेजेस मार्केटिंग के आना शुरू हो जाते हैं जो बिजनेस अकाउंट से आते हैं। ये बड़ा डेवलपमेंट है। टीआरआई के आदेश का टेलीकॉम कंपनियां क्या जवाब देती हैं, उस पर हमारी नज़र रहेगी। मुश्किलों में फंसी वोडाफोन आइडिया को उबारने के लिए सरकार एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ा सकती है। हाल में ही सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी के बदले कंपनी से 33% हिस्सेदारी ली थी। अपने कर्ज को इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया था। 16,000 करोड़ से ये ज्यादा की जो ये देनदारी थी, ये एजीआर पर बनने वाला ब्याज था। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो टेलीकॉम कंपनियों पर केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बताया और उसके बाद जो बना था, उस पर जो ब्याज की हिस्सेदारी थी वो 16,000 करोड़ से ज़्यादा की थी। अब बाजार में ऐसी संभावना लगाई जा रही है कि सरकार के कंपनी के ऊपर जो स्पेक्ट्रम का और एजीआर ड्यूज का जो पैसा है
उसको भी चुकाने में अगर वो असमर्थ रहती है तो सरकार इसे इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है। सोचिए, ब्याज में जब 33% हिस्सेदारी आ गई, अगर ये भी कन्वर्जन की स्थिति आ गई तो फिर क्या पूरी तरीके से वोडाफोन आइडिया सरकारी कंपनी बन जाएगी? यदि कंपनी को कर्ज ना चुकाने की स्थिति में अपनी हिस्सेदारी सरकार को देनी पड़ेगी। सर, क्या वोडाफोन के पास अब यही आखिरी रास्ता बनता दिख रहा है? 2.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज वोडाफोन के ऊपर है और हम लगातार वोडाफोन आइडिया की परिस्थिति को करीब से देख रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कंपनी को सरकार की तरफ से जो बकायेदारी के बदले इक्विटी मिली उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं आया है। ना तो पूंजी आ पा रही है, ना कोई लोन देने को तैयार है। पर जो सबसे बड़ी चुनौती कंपनी के सामने है आने वाले समय में, वो केंद्र सरकार को स्पेक्ट्रम के बदले दी जाने वाली देनदारियाँ हैं, जिसका एक जिक्र हमने पहले किया था कि एक देनदारी चूक गई है जो जनवरी में चुकाई जानी थी। अब कंपनी को फरवरी मार्च तक उसकी देनदारी देनी होगी। 43,000 करोड़ रुपए की बकायेदारी 5 साल के बाद सर पर खड़ी होगी, जब मॉरिटोरियम खत्म होगा जो केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम बेचने के बाद एक मोहलत दी थी कि वो 5 साल में चुका सकती हैं। किसी भी स्थिति में वोडाफोन आइडिया के बारे में जो भी विशेषज्ञ बात कर रहे हैं, जान रहे हैं, 43,000 करोड़ रुपए की बोरोइंग या संसाधन जुटाने की क्षमता वोडाफोन आइडिया में अभी के अगले 5 साल तक नहीं होगी किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट बुरी तरह गिरी हुई है, कैश फ्लो बहुत लिमिटेड है और इतना ह्यूज कर्ज है कि अगर कंपनी कहीं से अतिरिक्त संसाधन जुटाएगी तो उसे पहले अपने कर्ज चुकाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो स्पेक्ट्रम का 10,000 करोड़ का और भी स्पेक्ट्रम चार्जेस हैं जो आगे आएंगे। ऐसी स्थिति में क्या वोडाफोन आइडिया को फिर से सरकार के पास जाना पड़ेगा और इस बकायेदारी के बदले सरकार इक्विटी लेगी? कहना मुश्किल है, क्योंकि एक अपवाद किस्म की व्यवस्था की गई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एजीआर को लेकर, और पहली बार हमने देखा काफ़ी समय के बाद जहां एक तरफ सरकार कंपनियों का विनिवेश कर रही थी, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही थी, अपनी ही कंपनियां बेच रही थी, वहां उसने 33% हिस्सेदारी एक बीमार प्राइवेट कंपनी में खरीद ली थी। वो भी बाजार में चर्चा है कि वो जिस कीमत पर खरीदी गई, अगर वो शेयर के 10 रुपए की वैल्यू मान लिया जाए तो सरकार को 30% का नुकसान तो पहले ही दिन उसको खरीदने के साथ हो गया, क्योंकि वोडाफोन का स्टॉक ही 6-7 रुपए के उस समय पास में था। अब वोडाफोन जिस मुश्किल में फंसी है उसे तत्काल अपने नेटवर्क को बनाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए और जो तुरंत बकायेदारियां हैं जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, इंडस टावर जैसे, उनके पैसे की व्यवस्था कर रही है। और दूसरी तरफ ये जो लंबा बिल तैयार हो रहा है, जो मीटर घूम रहा है केंद्र सरकार को स्पेक्ट्रम के बदले पैसा देने का, उसकी व्यवस्था करनी है। वोडाफोन आइडिया की स्थिति बेहद पेचीदा है। हम इस पर लगातार नजर रखे हुए हैं, हम आपको इसके बारे में अपडेट लेकर आते रहेंगे। वोडाफोन आइडिया के लिए मुश्किलें एक और दरवाजे से आ रही हैं। वोडाफोन आइडिया के उपभोक्ता लगातार कंपनी की सेवाएं छोड़ रहे हैं। दिसंबर में कंपनी के 24,70,000 उपभोक्ता कम हुए। वहीं जियो और एयरटेल का कस्टमर बेस बढ़ा है। ट्राई के ताजा आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर में रिलायंस जियो के 17 लाख और भारती एयरटेल के 15,20,000 उपभोक्ता बढ़ गए हैं। कंपनी का कस्टमर बेस बढ़ गया। सर, कस्टमर इतनी तेजी से लगातार क्यों घट रहे हैं? वोडाफोन के कस्टमर्स में गिरावट लगातार चल रही है, क्योंकि नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज हैं। बहुत जगह नेटवर्क को रैंप अप करना, क्योंकि टेलीकॉम नेटवर्क को लगातार बदलते जाना, उसमें नए टावर्स लगाना, नया निवेश करना, नेटवर्क के जो डार्क एरियाज हैं, जो कॉल ड्रॉप है, उनको हैंडल करना, ये टेलीकॉम कंपनियों की नियमित व्यवस्था है। दूसरी चीज़ ये कि जो भविष्य के नए ग्राहक हैं उन्हें 5G की कोई संभावना नहीं दिखाई देती वोडाफोन में। वोडाफोन को अगर नए ग्राहक जोड़ने होंगे तो उसे 5G लेकर आना होगा, जिसे लेकर अभी लोग स्पष्ट नहीं है। तो जिनको 5G की तरफ भी स्विच करना है वो भी ड्रॉप कर रहे हैं, निकलकर वो ऐसे ऑपरेटर के पास जा रहे हैं जहां उनको 5G की सेवाएं मिल सके। और इसलिए हमने देखा कि एयरटेल और जियो के पास ग्राहकों की संख्या बढ़ रही। और यही वो दुष्चक्र है शुभम, जहां वोडाफोन फंसी हुई, जहां एक तरफ उसे संसाधन चाहिए, उसे एक तरफ से पूंजी चाहिए अपना काम करने के लिए, और दूसरी तरफ उसके ग्राहक टूट रहे हैं। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे बैलेंस की जाएंगी और कैसे इन्वेस्टर्स को, बैंकर्स को ये दिखाया जाएगा कि कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है? क्योंकि अगर कंपनी का कारोबार नहीं बढ़ रहा होगा तो कंपनी को कर्ज देने के लिए कोई तैयार क्यों होगा? बिल्कुल। अगली खबर बजट से इसके तार इसलिए जुड़े हैं क्योंकि सरकार ने इस बार बजट में बचतों को कोई सीधा प्रोत्साहन नहीं दिया, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा की सीमा को बढ़ा दिया था। यह सीमा पहले 15 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया था। क्यों किया गया था, अब इसकी से जुड़ी जानकारी सामने आने लगी। इससे पहले आपको बता दें कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के भारत में कुल 5 लाख खाते हैं। सर, क्या तैयारी है यहाँ? सरकार ने, अगर आप बजट के आंकड़ों को करीब से देखें और बजट के आंकड़ों पर चर्चा करते हुए हमने ये भी कहा था कि सरकार जो इस साल जितनी बारोइंग करने वाली है, जितना कर्ज लेने वाली है, क्योंकि घाटे चरम पर है, रिकॉर्ड बारोइंग की संभावना है, उसमें करीब 17 लाख करोड़ रुपए की जो बारोइंग है उसमें से
11 साढ़े 11 लाख करोड़ की बोरोइंग ही केवल बैंकों से या बाजार के जरिए होगी, जो सरकार ट्रेजरी बिलों के जरिए, हुंडियों के जरिए करती है। और बची हुई जो 5 लाख करोड़ रुपए, 5.5 लाख करोड़ रुपए की बोरोइंग है, वो छोटी बचत स्कीमों से होनी है, जहां पर सरकार ने पिछली बार भी काफ़ी पैसा वहां से निकाला था। छोटी बचत स्कीमें वो जो कि हम लोग छोटी बचतों के तौर पर सुकन्या समृद्धि योजना में, प्रोविडेंट फंड में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में, किसान विकास पत्र में, इन NSC में जमा करते हैं। यहाँ सरकार ने एक मुश्त एक बड़े हिस्से को टारगेट किया है इस बढ़ोतरी के साथ। 5 लाख खाते हैं, शुभम ने आपको बताया कि अगर मान लीजिए 10% भी खातों में लोगों ने 15 लाख की जगह 30 लाख रुपए जमा कर दिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है, 9% का इंटरेस्ट है, जो इस समय बाजार में कहीं अवेलेबल नहीं है, स्टॉक मार्केट में भी वो रिटर्न नहीं है, तो कम सरकार को 75,000 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा सीधे हमारी आपकी बुजुर्गों की, पेंशनर्स की बचत से मिल जाएगा। और उस बचत से 75,000 करोड़ रुपए सरकार के लिए बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि सरकार का इस साल का बजट राजकोषीय घाटे और कर्ज के तौर पर काफ़ी दबाव में रहने वाला है। और ये पैसा इसके बाद ये भी कहना मुश्किल है कि स्कीम का 9% का ब्याज दर की व्यवस्था कब तक चलती रहेगी, क्योंकि जब ब्याज दरें कम होंगी तब वो ये कमी होगी कि नहीं होगी। लेकिन तात्कालिक तौर पर सरकार एक मुश्त बड़ी रकम की उम्मीद इस बढ़ोतरी के साथ कर रही है कि उसे ज़्यादा पैसा अगर बुजुर्गों ने जमा किया या सीनियर सिटीजन स्कीम में आया, तो सरकार के पास बेहतर संसाधन बचत के तौर पर लोगों के मिलेंगे, जिससे उसकी कर्ज की जरूरतें पूरी होंगी। कुल 4,71,317 करोड़ रुपए सरकार ने छोटी बचत योजनाओं से जुटाने के लिए रखे हैं, और उसमें से जैसा अंशुमान जी ने बताया 75,000 करोड़ रुपए तो केवल और केवल तभी मिल जाएंगे अगर केवल 10% परिवारों ने, लोगों ने, खाताधारकों ने अपनी इस पूरी लिमिट का इस्तेमाल कर लिया। अगली खबर गो फर्स्ट एयरलाइन से जुड़ी। एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट आर्थिक संकट से जूझ रही है। बिजनेस लाइन अखबार ने सूत्रों के हवाले से एक खबर छपी बिजनेस लाइन अखबार में, जिसमें यह कहा गया कि एयरलाइन के पायलट्स को अभी तक जनवरी महीने का वेतन नहीं मिला है। केबिन क्रू को भी जनवरी का वेतन पिछले हफ्ते ही दिया गया है। गो फर्स्ट का यह हाल ऐसे समय में है जब कोरोना के बाद देश भर का एविएशन सेक्टर तेजी से उभर रहा है। यात्रा करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिसंबर के दौरान देश में जितने लोगों ने हवाई यात्रा की, उनमें से 7.5% लोगों का जो चॉइस थी वो थी गो फर्स्ट, यानी कि अगर 100 लोग यात्रा कर रहे थे तो उसमें करीब 8 लोग गो फर्स्ट एयरलाइन से यात्रा कर रहे थे। सर, समस्या क्या है फिर? एविएशन सेक्टर में काफ़ी हलचल है। एयर इंडिया की तरफ से जहाज़ की खरीद के बाद हमने ऐसा बताया था कि इंडिगो की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिगो अपनी तरफ से अपने बेड़े का विस्तार करेगी, पर गो फर्स्ट गहरी मुश्किल में है। 2 एयरलाइंस दूसरी तरफ, स्पाइस जेट और गो फर्स्ट मुश्किल में है। गो फर्स्ट पर वित्तीय दबाव है और इसके कारण ऐसी खबर आ रही है कि उसने अपने पायलट्स के और कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं दी हैं। गो फर्स्ट की एक और समस्या है कि गो फर्स्ट के पास 61 एयरक्राफ्ट का फ्लीट है, जिसमें से 7-8 एयरक्राफ्ट 15 जनवरी तक ग्राउंडेड है, वो उड़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। गो फर्स्ट के साथ अभी हाल में कंट्रोवर्सीज भी रही हैं। उसको 10 लाख रुपए का जुर्माना पे करना पड़ा था। आपको याद होगा कि गो फर्स्ट 55 यात्रियों को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर छोड़कर चली गई थी, जो यात्री वहाँ फंसे रह गए थे। तो गो फर्स्ट के पूरे संचालनों में कई सारी दिक्कतें दिख रही हैं। और अब बाजार जब खुल रहा है, यात्राएं शुरू हो रही हैं, ATF के प्राइसेस ऊपर हैं, तब पूरे भारत के एविएशन बाजार में एक नए किस्म की जद्दोजहद दिख रही है। गो फर्स्ट पर निगाह रखनी होगी, क्योंकि इस कंपनी की वित्तीय स्थिति में भी चुनौतियां दिखती हैं। देश की अग्रणी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC ने अब तक के सबसे बड़े बॉन्ड ऑक्शन के जरिए 25,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये पैसा 10 साल के बॉन्ड जारी करके जुटाया गया है। ये पैसा 7.97% की ऊंची दर पर जुटाया गया। ऊंची दर इसलिए क्योंकि उस वक्त सरकार के 10 साल की बॉन्ड यील्ड 7.34% थी। जनवरी से दिसंबर के दौरान बॉन्ड मार्केट से जितनी रकम जुटाई गई वो 7.7% हिस्सेदारी उसमें केवल HDFC की थी। क्यों आपको इस खबर से असर पड़ना चाहिए? ठीक है, HDFC ने जो 25,000 करोड़ की बॉन्ड बाइंग लेकर आई थी, इसमें हम और आप नहीं खरीद सकते, रिटेल इन्वेस्टर नहीं खरीद सकते। लेकिन खरीदता कौन है? खरीदती हैं इंश्योरेंस कंपनियां, खरीदते हैं म्यूचुअल फंड। और हम और आप क्या खरीदते हैं? उन इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसी, म्यूचुअल फंड की स्कीमों में पैसा लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका पैसा इन्हीं बॉन्ड्स में लगता है। अगर यहाँ ब्याज दर ऊंची है तो आप भी राहत महसूस कर सकते हैं कि हाँ, जमा पर भी ब्याज अच्छा है और यहाँ भी ब्याज अच्छा है। लेकिन सर, इतने बड़े बॉन्ड ऑक्शन की जरूरत क्या थी बैंक को? दो पहलू NBFC, हाँ, दो पहलू हैं। पहला तो हम HDFC की परिस्थिति को देखें कि HDFC का मर्जर होने वाला है HDFC बैंक में। उससे पहले HDFC एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो उसे उन फंड्स की ज़रूरत थी, क्योंकि बैंक होने के बाद उसे इस तरह से बॉन्ड बोरोइंग की छूट नहीं मिलेगी, और इसलिए वो उतना रिजर्व लेकर आगे जाना चाहती, जिससे वो आगे बोरोइंग कर सके। हमें पता है कि भारत में इस समय जो जमा की दर है वो केवल 11%
17% है, कर्ज बढ़ने की दर 17%, तो बाकी भी बैंक परेशान है। पर दूसरी महत्वपूर्ण बात जो यहाँ से दूर के समय चीज़ों के लिए परखना है, अब HDFC बैंक के 10 साल के बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट को चौंकाने वाली है। 8% की बारोइंग, 8% की दर पर HDFC बैंक ने बारोइंग की है 25,000 करोड़ की। ये कई सारे भविष्य के संकेत की तरफ जाने के संकेत देती। अगर कोई बैंक 8% पर बाजार से ब्याज कर्ज उठा रहा है 10 साल के लिए, तो वो शायद ये महसूस कर रहा है या मान रहा है कि अगले 4-5 साल तक ब्याज दरें ऊंची रहेंगी, तभी वो इस बॉन्ड की सर्विसिंग कर पाएगा जिन निवेशकों ने इसे इसमें निवेश किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बारोइंग के साथ, इस तरीके की बॉन्ड बारोइंग के साथ बाजार में हाई इंटरेस्ट रेट में निवेश करने की, बैंकों के और कंपनियों के हाई इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स में निवेश करने की प्रक्रिया भी बढ़ेगी। अब ये अपने आप में रिजर्व बैंक के लिए आने वाले समय में चुनौती होगी कि जब ब्याज दरें घटना शुरू होंगी और गिरावट आएगी, तब इन बैंकों को इन बॉन्ड्स पे डेट सर्विसिंग की चुनौती झेलनी पड़ेगी। लेकिन बाजार में एक सेंटिमेंट सा दिख रहा है ब्याज दरें ऊंची रहने का कुछ समय तक। सर, आज एक खबर और थी कि बैंकिंग सिस्टम में जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 साल पहले जितनी थी उससे काफ़ी कम है, और बैंकों में भी जमा के लिए होड़ मची हुई है। ये क्या संकेत देती है? क्या ये संकेत माना जाए कि ऊंची ब्याज दर में, महंगे कर्ज में हमें लंबे समय तक तपना है? 3 पहलू तो आप देख सकते हैं। एक, हमने देखा कि देश के सबसे बड़े बैंक ने 25,000 करोड़ का बॉन्ड उठाया लगभग 8% के ब्याज पर। सरकार भी जिस बॉन्ड पर, जो अपने बॉन्ड पर ब्याज दर दे रही, उससे भी ये ज़्यादा है। सरकार की भी ब्याज दर 7%, 7.34% के आसपास है। दूसरी चीज़ है कि बैंकों ने अभी रेपो रेट में पूरी बढ़ोतरी को डिपॉजिट के साइड में पासानी नहीं किया है। करीब करीब 250 बेसिस पॉइंट की, 2.5% की या 250 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी अभी बची हुई है। यानी बैंक इस बात की तैयारी में है कि जैसे जैसे अगर डिपॉजिट्स की कमी पड़ती है तो वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेंगे। हाल फिलहाल के महीनों में आपने देखा है कि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स पर, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो उनमें बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी की है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने बताया कि 17% की क्रेडिट ग्रोथ रेट है, 11% की डिपॉजिट ग्रोथ रेट है। बाजार में तरलता का संकट दिख रहा है। बैंक डिपॉजिटर्स के तौर पर बैंक डिपॉजिटर्स से अधिकतम पूंजी लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि अभी भी डिपॉजिट पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट इन बॉन्ड्स पर मिलने वाले इंटरेस्ट से कम है, तो अभी भी उनके पास वो एडवांटेज है। सरकार 7%, 7.25% पर कर्ज उठा रही है, HDFC जैसे लोग 8% पर कर्ज उठा रहे हैं, जबकि अगर आप मान लीजिए 1 साल की ब्याज दर, 1 साल की FD पर भी बैंक आपको 7% का भी, 6.5%, 7% का भी इंटरेस्ट देता है, तब भी बैंकों के पास 1 से 1.5% का आर्बिट्राज मार्जिन रहता है। तो इसलिए जब तक ब्याज दरें तेजी से बढ़ती रहेंगी, बैंकों की कोशिश रहेगी कि वो तेजी से कर्ज से डिपॉजिट जुटा सके। और दूसरी तरफ इस समय वो इस बात पे भी दबाव में है, आपके पास भी कॉल्स आ रहे होंगे, सबके पास भी कॉल्स आ रहे होंगे, कि वो कर्ज की रफ्तार भी बढ़ा सकें, क्योंकि इस समय जो कर्ज दिया जा रहा है वो महंगी दरों पर दिया जा रहा है, और ये महंगी दरों का कर्ज आगे भले ही ब्याज दरें कम हो, लेकिन अभी तो महंगी दरों का कर्ज लंबे समय तक रहेगा। ये दिलचस्प घटनाक्रम हमें बाजार में दिखाई दे रहा। तो दोनों तरफ से एक से RBI के लिए भी चुनौती और बैंकों के लिए भी चुनौती आने वाले समय में होगी कि इतने महंगे कर्ज को सस्टेन कैसे किया जाए जिन लोगों ने इसे ले रखा है। आप इस बात से मुतमईन हो गए होंगे शायद कि ब्याज दरें ऊंची ही रहेंगी। अगर नहीं हुए हैं तो एक खबर और सुनिए, क्योंकि अगली खबर सुनने के बाद जो थोड़े बहुत डाउट्स आपके मन में बचे हैं वो भी इस बात की आपको पुष्टि करेंगे, तथ्य देंगे कि हाँ, ब्याज दरें महंगी रहेंगी, कर्ज आपको महंगा मिलेगा। वो खबर ये है कि अमेरिका में बेरोजगारी भत्ते के लिए लगातार घट रहे आवेदन इस बात की आशंका बढ़ा रहे हैं कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रखेगा। अब अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी तो सीधी सी बात है RBI भी ब्याज दरें बढ़ाएगा, और RBI रेपो रेट बढ़ाएगा तो सीधी सी बात है कर्ज और महंगा होगा। 11 फरवरी को खत्म हुए हफ्ते में अमेरिका में पहली बार बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने वालों की संख्या 1,94,000 रही। 4 फरवरी को 1,95,000 थी। अनुमान यह था कि 2 लाख लोग करीब आवेदन करेंगे, उससे कम लोगों ने किया। इसका मतलब कि मंदी अभी दूर दिख रही है। अगर आवेदन कम हुए तो ब्याज दरें बढ़ने की आशंका और बढ़ गई। सर, ब्याज दरें बढ़ने की आशंका से क्या हुआ, क्या असर दिखा? 50 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना अभी लग रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक काफ़ी रोचक सा घटनाक्रम दिख रहा है। ब्याज दरों में इस कदर बढ़ोतरी के बाद, पूरा साल हो गया लगभग ब्याज दरों में बढ़ोतरी को होते हुए, 1 साल हो गया है। 1 साल की इस लंबी ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जो रेजिलियंस है, जो उनकी जो क्षमता है, जो उसकी जिजीविषा है, वो मजबूती के साथ दिख रही है। बाजार में डिमांड बनी हुई है, उत्पादन बढ़ रहा है, बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, महंगाई के बावजूद लोगों का खर्च बढ़ रहा है। और इस परिस्थिति ने फिर वापस थोड़े समय
समय के बीच में ये संभावना लग रही थी कि महंगाई कम होगी। पहले महंगाई का आंकड़ा आया जिसने चौंकाया, उसके बाद अब अमेरिका में जो बेरोजगारी भत्तों का आंकड़ा है, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा माना जाता है कि कितने लोग बेरोजगार हुए और क्लेम्स लेने गए, बेरोजगारी भी नहीं बढ़ी है। इन दो चीज़ों के कारण बाजार में अब फेडरल रिजर्व के सामने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दबाव होगा और इसीलिए 50 बेसिस पॉइंट की इंक्रीज की संभावना और जाहिर की जा रही। और इसी का नतीजा हुआ कि हमने डॉलर में मजबूती देखी, सोने में गिरावट देखी और वो जो पूरा साइकिल जो आज से 3-4 महीने पहले हम देखते थे ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ, वो वापस लौटता दिखाई दे रहा है। अमेरिका, जैसा शुभम ने कहा कि अगर अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का एक और दौर आता है तो फिर बाकी देश भी करेंगे। हालांकि यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई में थोड़ी सी कमी हमें दिखाई दी है हाल के आंकड़ों में, लेकिन ये कितनी स्थायी साबित होगी ये बाद में पता चलेगा। भारत में भी महंगाई में हमने कमी देखी थी अक्टूबर और नवंबर में, लेकिन दिसंबर जनवरी के आंकड़ों में इसमें फिर तेज बढ़ोतरी हुई है। और डॉलर इंडेक्स, जैसा अंशुमान जी ने कहा, मजबूत हुआ, 104 के पार निकल गया और उसकी वजह से ही आज रुपया कमज़ोर हुआ और रुपया अब 82.78 के करीब है, 83 की ओर बढ़ रहा है। $1 83 रुपये का होने जा रहा है। पिछले महीने टेक कंपनी गूगल ने दुनिया भर में 12,000 कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की थी, छंटने की घोषणा की थी। उसमें भारत का भी हिस्सा है। अब भारतीय कर्मचारी भी निकाले जा रहे हैं। 453 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। कंपनी की भारतीय इकाई के हेड संजय गुप्ता की तरफ से निकाले गए कर्मचारियों को मेल भेजकर ये जानकारी दी गई। एक और घटनाक्रम हुआ, वो हुआ ट्विटर की तरफ से। ट्विटर ने खर्चों में कटौती करने के लिए भारत में अपने 3 में से 2 दफ्तर बंद कर दिए और जो लोग कर्मचारी थे उनको बोल दिया कि आप घर से काम करें, वर्क फ्रॉम होम करें। ये वही एलन मस्क हैं जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम खत्म करने के लिए कहा था सब लोग ऑफिस आएँ। अब दूसरी तरफ चल पड़े, अब कह रहे हैं कि नहीं घर से काम कीजिए। सर, छटनी नहीं रुक रही है, ऐसा लगता है आपको? छटनी नहीं रुक रही है और छटनी इसलिए नहीं रुक रही जिसका की वजह हमने आपको बताई कि टेक कंपनियां और पूरे उद्योग ब्याज दरों में लंबी बढ़ोतरी की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए तैयार हो रहे हैं कि कर्ज और पूंजी महंगी रहेगी कुछ समय तक। एक दौर हमने देखा था जो तुरंत रिएक्शन आया था जब पिछले साल ब्याज दरें अमेरिका में बढ़ी थी, उसके बाद स्टार्टअप्स में छटनी शुरू हुई थी, पूंजी की कमी दिखाई दी थी। अब दूसरा दौर आया, उस दूसरे दौर में भी कंपनियों को लग रहा है कि अगर ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहीं तो फिर उन्हें अपने खर्चों में, अपने कामकाज में बदलाव करना होगा और इसलिए गूगल ने ये छटनी की है। अभी टेक्नोलॉजी कंपनियों में छटनी के एक दौर और आने की संभावना दिखाई दे रही है, जैसा संकेत बाजार से मिल रहा है। अब दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं आज फिर से अदानी समूह के शेयरों के प्रदर्शन की तरफ से। शेयरों का प्रदर्शन आज फिर वैसा ही रहा जैसा लगभग कल था। आज फिर 2 कंपनियों में लोअर सर्किट लगा। लोअर सर्किट लगने वाली कंपनियां थी अदानी टोटल, 5% का लोअर सर्किट के बाद 973 रुपए का भाव, और अदानी ट्रांसमिशन 5% का लोअर सर्किट लगने के बाद 919 रुपए का भाव। 2 कंपनियां अपर सर्किट में भी थी, अदानी पावर 5% अपर सर्किट 155 रुपए के करीब शेयर, और अदानी विलमेर 5% का अपर सर्किट 437 रुपए का शेयर। इनके इतर अगर देखें तो अंबुजा सीमेंट करीब 2% मजबूत था, लेकिन हाँ, अदानी एंटरप्राइजेज जो लगातार नतीजों के बाद तेज बना हुआ था वो आज करीब 4.25% से ज्यादा टूट गया। अदानी ग्रीन के शेयर में 2% से ज्यादा की तेजी देखी गई। अदानी पोर्ट कमोवेश वहीं रहा जहां कल था, वहां कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखा गया। एक ग्रुप की एक कंपनी और रह जाती है एनडीटीवी, उसका हाल भी आपको बता दें, वहां 2 दिन से अपर सर्किट लग रहा था और आज फिर 5% का अपर सर्किट लगा है, वहां 217 रुपए का भाव हो गया है अब एनडीटीवी के शेयर का। 3 दिन हो गए लगातार अपर सर्किट लगते हुए। तो 3 कंपनियों में अपर सर्किट, 2 में लोअर सर्किट और बाकी कमोवेश कोई 2-3% ऊपर, कोई 1-1.5-2% नीचे। ये हाल है शेयरों का। अब आते हैं खबरों से। तो आज खबरें 3 हैं। एक खबर आई सुप्रीम कोर्ट से। कल हमने आपको बताया था मनी सेंट्रल में कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। उस जवाब से सुप्रीम कोर्ट बहुत खुश नजर नहीं आया है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ये अंशुमान जी से पूछेंगे। उससे पहले जो समूह की तरफ से खबरें हैं वो 2 तरीके की खबरें हैं। एक खबरें हैं कर्ज उतारने से जुड़ी, जैसा मैंने आपको बताया था कि कंपनी की अब पूरी कोशिश ये है। कल अंशुमान जी ने कहा था अदानी समूह को एक ऐसा व्यक्ति मान सकते हैं जो पहाड़ पे चढ़ रहा है और जिसके सर पर बहुत सारा बोझ रखा है, वो बोझ ही कर्ज है। तो अब अगर तेजी से चढ़ना है तो आपको बोझ कम करना पड़ेगा। तो कर्ज उतारने की कोशिशें कई मोर्चों पर चल रही हैं। और दूसरी खबरें हैं परियोजनाओं को रोकने पे, उन पे अंकुश लगाने की। सबसे पहले बात करते हैं कर्ज उतारने की। सर, कर्ज उतारने से की कोशिशों से जुड़ी, उसकी कवायद से जुड़ी आज कौन सी खबरें थी? 2 बड़े घटनाक्रम आज हमारे सामने आए हैं कर्ज को लेकर अडानी समूह के। अडानी समूह की 2 कंपनियां, अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इनके करीब 50 बिलियन रुपीस के करीब $605 मिलियन के कॉमर्शियल पेपर्स
मार्च में मैच्योर होने हैं। आंकड़े ये थे कि अडानी समूह इस बात के लिए बाध्य हुआ है कि उनका एडवांस में पेमेंट करे। और आप इसमें जब इन खबरों के भीतर उतरते हैं ना शुभम, को पता चलता है कि अडानी समूह ने पिछले 2 साल के भीतर जितने भी कर्ज के विकल्प उपलब्ध थे, कॉमर्शियल पेपर, बॉन्ड्स, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, स्टॉक्स के बदले कर्ज, जितने भी तरीके हो सकते थे कर्ज के, उनका सबका इस्तेमाल किया था और इसलिए वो कर्ज का पहाड़ सामने खड़ा हुआ था। तो पहली कोशिश ये है कि कॉमर्शियल पेपर्स के कर्ज जो तत्काल मैच्योर हो रहे हैं उनको वापस किया जाए, इसकी तैयारी शुरू हो रही है। दूसरी जो खबर वो महत्वपूर्ण है वो ये कि आज अडानी समूह के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से पता चला कि अडानी समूह के बॉन्ड्स में थोड़ी सक्रियता देखी गई, क्योंकि अडानी समूह की तरफ से निवेशकों को एक कहा गया कि वो प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए, प्राइवेट पूंजी जुटाकर, कॉमर्शियल पेपर के जरिए दूसरी तरह से पूंजी जुटाकर बॉन्ड्स का भुगतान भी करेगा। जो 2024 के जून में अडानी ग्रीन एनर्जी का, खासतौर से 2024 के जून के एंड में अडानी ग्रीन एनर्जी का एक बॉन्ड आने वाला है। और हम आपसे कहेंगे, ध्यान रखेंगे, जून में अडानी ग्रीन एनर्जी के बॉन्ड की रिपेमेंट पर काफी कुछ निर्भर करेगा। बाजार का मिजाज, ये एक महत्वपूर्ण ट्रिगर हो सकता है अडानी समूह के भविष्य में, उसकी रेटिंग और साख को लेकर। तो ये दूसरी बड़ी खबर थी जो अडानी समूह के कर्ज को लेकर आई। और तीसरी महत्वपूर्ण खबर यह थी कि अडानी समूह की तरफ से जो शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर लोन थे, इसके लिए कुछ प्राइवेट फाइनेंसर से भी बात की गई है कि कहीं से अगर कुछ संसाधनों की व्यवस्था हो सके तो अडानी समूह अपना कर्ज चुका सके। पूरी कवायद एक और तरह से शुरू हो रही है। पूरी कोशिश ये है कि अडानी समूह जो प्रमुख बैंक्स हैं उनसे बात कर रहा है कि जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनसे वो बात करें और उन्हें कन्विंस करें कि अडानी समूह के पास संसाधन हैं जिसके जरिए भुगतान किया जाएगा। शुभम, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी चर्चाएं बाजार में, बॉन्ड मार्केट में, स्टॉक मार्केट में चर्चाएं ये है कि अडानी समूह अपने प्राइवेट क्रेडिट के जरिए और जो कैश फ्लो है उसके जरिए जो तत्काल आने वाला कर्ज का जो भुगतान है उसे चुकाने की कोशिश करेगा। और यही वो मुश्किल है जहां हमें फंसते हुए दिख रहे हैं अडानी समूह के तमाम निवेश और उनकी कंपनियां, क्योंकि जब आप रेगुलर कैश फ्लो को वापस बिजनेस में निवेश नहीं कर रहे होते हैं तो कंपनी की संभावनाएं धूमिल पड़ती जाती हैं। अब क्योंकि कंपनी का जोर कर्ज अदायगी पर ज्यादा है तो इसके लिए कंपनी की तरफ से कारोबार पर खर्च रोके भी जा रहे हैं। खबर यह है कि अडानी एंटरप्राइजेज अपने नए रोड प्रोजेक्ट पर पूंजीगत खर्च को फिलहाल फ्रीज कर देगा। क्या मायने हैं सर समूह के लिए इसके? अडानी समूह अपने रोड प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जैसे हमने कल आपको बताया था कि अडानी समूह ने डीबी पावर के साथ 7,000 करोड़ रुपए की डील कैंसिल कर दी, इसका अधिग्रहण पिछले साल किया था। अब अडानी समूह अपनी रोड परियोजनाओं में निवेश रोकने जा रहा है। यानी पहली चीज़ तो ये कि अडानी समूह नई बिडिंग नहीं करेगा, और दूसरी चीज़ ये है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मौजूदा परियोजनाओं में चल रहा है उसे रोका जाएगा। हालांकि समूह की तरफ से कहा गया है कि एक महत्वपूर्ण परियोजना जो गंगा एक्सप्रेसवे है, जो उत्तर प्रदेश में है, मेरठ से प्रयागराज के बीच में 464 किलोमीटर का, इस परियोजना को अडानी समूह को अलॉट किया गया था। उसने कहा है कि इसे वो पूरा करेगा, इस पर काम नहीं रोका जाएगा। अभी इस मामले में स्पष्ट नहीं है, पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है कि इस परियोजना के मिलने के बाद अडानी इंटरप्राइजेज ने, जिसकी सब्सिडरी है अडानी रोड, अडानी इंटरप्राइजेज एक बड़ा कांग्लोमरेट है और सड़क बनाने वाली कंपनी उसकी सब्सिडरी है, शुभम, उसके बाद 10,238 करोड़ रुपए का कर्ज इस परियोजना को मिलने के बाद अडानी समूह ने ले लिया था पहले 9 महीनों में ही। अब वो कर्ज 10,238 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रोड के लिए, जिसमें कि हमेशा रिटर्न्स लंबे समय में आते हैं, सड़कें लंबे समय में फ़ायदा देती हैं, उस कर्ज को लेकर अडानी समूह क्या करेगा ये पता नहीं है। लेकिन रोड परियोजनाओं में बिजली के बाद दूसरी महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां पर अडानी समूह अपने कदम रोक रहा है, नई परियोजनाओं के लिए बिड नहीं करेगा और मौजूदा परियोजनाओं में कैपेक्स को, पूंजी खर्च को कम करेगा। और यही वो रास्ता है जिसके जरिए पैसे बचाकर ये जो सर पर खड़े हुए बॉन्ड और कमर्शियल पेपर वसूलने वाले लोग हैं उन्हें पैसा दिया जा सकता है। ये बड़ी मुश्किल भरी, उलझन भरी जद्दोजहद होती किसी कंपनी के लिए जब इतने ह्यूज कर्ज में बैठी हो, और कर्ज का पहिया तो घूम ही रहा है। अगर आप अडानी समूह को किसी घड़ी की दुकान समझें तो इतने सारी घड़ियां लगी हैं कर्ज की उस दुकान में, और हर घड़ी में एक मीटर घूम रहा है। कोई कर्ज आपको मार्च में चुकाना है, कोई कर्ज आपको जून में चुकाना है, कोई कर्ज दिसंबर में चुकाना है, कोई कर्ज अगले साल चुकाना है। तो सारा जो मीटर घूम रहा है कर्ज का, उसे अलग अलग समय पर ढूंढना, उसको अलग अलग समय पर चुकाना, और उसी की जद्दोजहद अब हमें अडानी समूह में दिखाई दे रही है। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की खबर तो आपको बताते हैं, लेकिन आज झटपट भी सुनना मत भूलिएगा क्योंकि झटपट में भी बहुत सारी अहम खबरें हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट में कल सरकार ने बंद लिफाफे में अपना जवाब दे दिया था, वो जवाब पढ़ा सुप्रीम कोर्ट ने? हाँ, और ये बड़ा घटनाक्रम है, ये तात्कालिक तौर पर अभी तुरंत आया घटनाक्रम है जिससे सरकार को थोड़ी असुविधा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बंद लिफाफे में अपना जवाब और हलफनामा दिया था। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि अडानी समूह के शेयरों में गिरावट, बाजार में
निवेशकों को हुए नुकसान और रेगुलेटरी मैकेनिज्म को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं उनकी जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी, पर उस विशेषज्ञ समिति की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी क्योंकि इसका असर बाजार में निवेशकों के भरोसे पर, विश्वास पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना है। इस बंद लिफाफे को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है। उसने इस सील्ड का उसका कहना यह है कि ये रेगुलेटरी मेजर्स पारदर्शी होने चाहिए और बेंच ने कहा है कि वो सेंटर का ये सजेशन नहीं मानेगी कि उसे सील्ड कवर में बंद लिफाफे में सूचनाएं दी जाएं। पारदर्शिता के साथ केंद्र सरकार को कोर्ट को बताना होगा कि शेयर बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, उनके नुकसानों की भरपाई के लिए या उनको आने वाले समय में नुकसान रोकने के लिए बाजार का नियामक तंत्र कितना कमजोर, कितना मजबूत है, इसके बारे में उसे स्पष्ट रूप से बताना होगा। अब यहाँ से इस पूरे मामले में एक बड़ा टर्न आता है। सरकार क्या जवाब देगी, सेबी किस तरह से जवाब देगी? सेबी अभी स्पष्ट रूप से पूरे अडानी के मामले में खुलकर कुछ नहीं कहती दिखाई दी। केवल उसने कोर्ट को ये बताया है कि वो कुछ ऐसी कंपनियों की जांच कर रही जो अडानी समूह के एफपीओ से जुड़ी हुई थी मॉरिशस में। यहाँ से अब नियामकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब देने की चुनौती होगी। ये घटनाक्रम आने वाले हफ्ते में अडानी समूह के शेयर्स पर, स्टॉक्स पर, बॉन्ड्स पर और उनकी संभावनाओं पर असर करेगा। न्यायालय ने साफ कहा कि भाई पारदर्शिता की बातें बंद लिफाफे में क्यों? जब पारदर्शिता ही है तो आप खुलेआम सारे जो भी जवाब देना चाहते हैं खुलकर दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम झटपट की तरफ। जनवरी के दौरान देश में सोने के आयात में 76% की भारी गिरावट देखने को मिली है। जनवरी में सिर्फ 11 टन सोना भारत में आयात हुआ, जबकि 2022 की जनवरी में 45 टन सोने का इंपोर्ट हुआ था। दरअसल जनवरी के दौरान सोने के आयातक ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार बजट में गोल्ड के आयात पर शुल्क घटाएगी। ऐसे में ज्यादा सोना इंपोर्ट किया तो घाटा होगा। इसी वजह से आयातकों ने सोने के आयात से खुद को दूर किया। सरकार ने जनवरी के दौरान सोने के इंपोर्ट पर आयात शुल्क में बदलाव जरूर किया, लेकिन अगर आप देखें तो जो पूरा टैक्स था वो 15% का 15% ही रहा। कृषि विकास कर को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आयात पर लगने वाला कुल टैक्स पहले की तरह 15% पे बरकरार रखा, यानी कि ढांचा हिला लेकिन ऊपर टोटल टैक्स नहीं हिला। अगली खबर जीएसटी काउंसिल से। जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक शनिवार को दिल्ली में होने जा रही है। बैठक में पान मसाला और गुटखा कारोबार में हो रही टैक्स चोरी को रोकने को लेकर फैसला हो सकता है। मनी सेंटर के नियमित दर्शक हैं तो आपको याद आ गया होगा, हमने गुटखे पर एक प्रोग्राम किया था जिसमें बताया था कि जीएसटी में ये बात उठ सकती है। इसके अलावा जीएसटी से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए एक ट्रिब्यूनल को बनाने की बात, कहने की बात, उस पर भी फैसला होने की संभावना है। वित्त मंत्री अध्यक्षता करेंगे हमेशा की तरह इस बैठक की। देखते हैं इस बैठक से क्या निकलता है, अगले मनी सेंटर में आपको बताएंगे। तीसरी खबर गेहूं की मंडी से। ओपन मार्केट में गेहूं बेचने के लिए सरकार की तरफ से दी गई दूसरी नीलामी में 3.85 लाख टन गेहूं बिक पाया। 15 फरवरी को हुई इस नीलामी में सरकार की तरफ से 15 लाख टन गेहूं बेचने की बात थी। 15 लाख टन गेहूं लेकर पहुंचे बाजार में, बिका केवल करीब 3.25 टन के लिए 3.85 टन। 25% से भी कम के लिए बोलियां आई। क्यों आई? क्योंकि अगले महीने मंडियों में नई फसल आने की उम्मीद है, उस समय भाव घटने की उम्मीद है। ऐसे में कारोबारी अगर अभी ऊंचे भाव पर ले लेंगे तो उन्हें दिक्कत होगी, नुकसान होगा। तो उन्होंने केवल जितने की जरूरत है, जितने की मांग है, उतना ही गेहूं खरीदा है। हाँ, इस ओपन मार्केट में सेल होने से भाव में कुछ असर पड़ा है। जो 3,000 रुपए के आसपास तक भाव पहुंच गए थे, अब 2338 रुपए का औसत भाव है, लेकिन ये अभी भी एमएसपी से ऊपर है। 23-24 के लिए एमएसपी 2125 रुपए प्रति क्विंटल की है। कोविड-19 की महामारी के बाद भारतीय परिवारों के वित्तीय व्यवहार में बदलाव हुआ है। वित्तीय व्यवहार में बदलाव हुआ है यानी वित्तीय जरूरतों को लेकर उनका जो नजरिया है वो बदल गया है। बीमा कंपनी बजाज एलायंस ने एक सर्वे किया। सर्वे में परिवार में ये माना गया कि परिवार की वित्तीय सुरक्षा अब भारतीयों का मुख्य लक्ष्य है, टॉप गोल है, वरीयता है, प्रायोरिटी है, जैसे समझ लीजिए। 2019 में नहीं थी। 2019 में जब ये सर्वे हुआ था तो परिवार में लोगों ने ये माना था कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, उनकी एजुकेशन क्या होगी, कैसे होगी, ये उनका मुख्य लक्ष्य था। सर्वे में अब शामिल 71% परिवारों ने कहा नहीं भाई, वित्तीय सुरक्षा वरीयता है। सरकार ने ग्रीन एनर्जी कारोबार में ऐसी कंपनियों को 3 से 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने का फैसला लिया है जो तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करेंगी। प्रोजेक्ट तय समय पर पूरा कीजिए या चलते बनिए। इसको लेकर अक्षय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार ने 2030 तक 50 गीगावाट ग्रीन एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हर साल 40 गीगावाट क्षमता तैयार करनी होगी। 2022 के दौरान विकसित हुई क्षमता का करीब 2.5 गुना होगा। लक्ष्य बड़ा है, आगे बढ़ रही है सरकार। सर, कोई टिप्पणी आपकी? बजाज एलायंस का सर्वे आपको मनी नाइन का जो
देश का सबसे बड़ा पर्सनल फाइनेंस सर्वे, वो याद होगा। और हमने ये बात कही थी कि भारत में वित्तीय असुरक्षा या फाइनेंशियल वनरेबिलिटी तेज़ी से बढ़ रही, हमने अपने सर्वे में पाया था। और इस बजाज अलायंस के सर्वे ने उस बात को फिर से साबित किया है। और ये कि एक किस्म का अंतर्विरोध या असंगतिपूर्ण व्यवस्था दिखती है कि जब देश में तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि लोग ज़्यादा वित्तीय सुरक्षा तलाश रहे हैं, तब सरकार का बजट बचतों और वित्तीय सुरक्षा को प्रोत्साहन नहीं देता। शायद सरकार इस वास्तविकता को समझेगी और अगले कुछ महीनों में लोगों को बचत और वित्तीय सुरक्षा के लिए निवेश करने के लिए प्रेरित जरूर करेगी। चलिए, तो आज के मनी सेंट्रल में इतना ही। 3 हफ्ते हो गए हमारी अदानी की इस कवरेज को। आज 3 हफ्ते पहले हमने शुरू किया था, लगातार 3 हफ्ते से हमने आपको इस खबर पर सबसे आगे रखा। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि अदानी समूह में ये क्यों हुआ, अभी क्यों हुआ? तो आप इस हफ्ते का इकोनॉमिकम देखना ना भूलिएगा। आपको बताते हैं कि इस हफ्ते के इकोनॉमिकम में क्या खास है। सर, इस बार मैंने बता दिया आपकी जगह। इस बार का इकोनॉमिकम इसलिए खास है कि हम आपको 2 बड़े सवालों के जवाब देंगे जो जिन्हें आपके लिए समझना जरूरी। पहला सवाल है कि अडानी समूह में यह सब अभी ही क्यों हुआ, इसके पीछे कोई साजिश या उस तरीके की घटनाक्रम से ज्यादा कुछ दूसरी परिस्थितियां थी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अडानी समूह का आगे क्या होगा, अडानी समूह जिस दिशा में है, जिस रास्ते में है, वो कहाँ जाएगा। अडानी क्या भारत के उद्योगों की एक पुरानी कहानी दोहरा रहे हैं या वो किस दिशा में जाएंगे? इन दोनों सवालों का जवाब आपको इस बार के इकोनॉमिकम में मिलेगा, तथ्यों के साथ, वास्तविकताओं के साथ। और जानना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर में इससे बड़ा घटनाक्रम पिछले 2 दशकों में नहीं हुआ, जहां इतनी बड़ी कंपनी, जो इतनी डाइवर्सिफाइड कंपनी हो, वो इतनी तेजी से उसके स्टॉक्स गिरे हों और वो संकट में आई हो। तो इस बार का इकोनॉमिकम अडानी समूह से जुड़े आपके सारे सवाल, सारी आशंकाओं, सारी संभावनाओं और तमाम साजिश कथाएं जिनके जरिए आप इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें स्पष्ट करने की कोशिश करेगा और आपको बताएगा कि भारतीय कंपनियों की समस्या सबसे बड़ी दरअसल है क्या। आप भी मेरी तरह शायद यही मानते होंगे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ही अदानी समूह में खून खच्चर तबाही की जिम्मेदार है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई तबाहियां हुई हैं और उनके तार भी ठीक वैसे ही हैं, उनके सूत्र भी वैसे ही हैं, उनका इतिहास भी वैसा ही है जैसा शायद अदानी समूह का है। चलिए, तो फिर इस हफ्ते रविवार को सुबह 11:15 बजे बिल्कुल ध्यान से देखना मत भूलिएगा इकोनॉमिकम को। बाकी सोमवार को आऊँगा नया संस्करण लेकर मनी सेंट्रल का। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही का